जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। आप इस चैप्टर से अभी तक बखूबी परिचित हो चुके हैं। आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप किस समय को पढ़ रहे हैं और किस किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और आपने अभी तक किसानों की स्थिति को भी समझ लिया है कि क्या है मुगल कालीन किसानों की स्थिति और मुगल समाज में किसानों की क्या हैसियत है, किसान कितने प्रकार के हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या मुगल कालीन किसान सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती करता था या फिर एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी खेती करता था। अर्थात क्या वो कृषि को सिर्फ अपनी पेट भरने के लिए ही करता था या फिर अपनी कमाई के लिए भी करता था। ये चल रहे हैं हम अब समझने, ठीक है भीम, ये चल रहे हैं हम समझने कि क्या किसानी का क्या तरीका था, किसान क्या करते थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं किसानों की स्थिति और दशा को कि कैसी थी उनकी स्थिति और दशा आपके मुगल कालीन समाज में। ठीक है, देश के विभिन्न भिन्न भिन्न भागों में पैदावार में अनेक भिन्नताएं पाई जाती थी, और ये भिन्नता होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे देश का भूगोल। हमारे देश का भूगोल आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देखेंगे, आपको भारत की जलवायु में बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। भारत की जलवायु एक जैसी नहीं है, भारत की न मृदा सारी एक जैसी है। भारत में आपको जलोढ़ मृदा भी मिल जाएगी, भारत में आपको काली मृदा, लाल मृदा, आपको पठारी मृदा, आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, आपको हर प्रकार की मृदा भारत में मिल जाएगी। भारत की जलवायु बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही अच्छी है। आप भारत में आपके पास शीत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, और उनके मध्य में भी जो ऋतुएं आती हैं वो ऋतुएं भी हैं। भारत हर ऋतुओं से संपन्न है, हर प्रकार की मृदा से संपन्न है। मतलब भारत एक भिन्नता वाला देश है। क्या है? भिन्नता वाला देश है। तो भारत में एक जैसी फसलें भी नहीं होती, भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काली मृदा जो होती है, ये काली मृदा मूंगफली की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इस बात को जानते हैं कि आपके ये जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आपकी मूंगफली और ऊन आपके कपास की खेती की जाती है। तो उस समय भी ऐसे ही था। भारत मृदा थोड़ी ना बदलती है, मृदा तो जो आज से 200 साल थी पहले जो उसकी क्वालिटी थी, आज भी वही क्वालिटी की लिए मृदा नहीं बदली है। मृदा तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है, बस उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको? अपनी सॉइल्स को। उनकी औकात से ज्यादा हम उनसे प्रोडक्शन करा रहे हैं, मार मार के खूब खाद, मतलब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को मार मार के हम दबा के उनसे प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अब मृदा की क्वालिटी खराब होने लगी है, मृदा की गुणवत्ता अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता कम होती चली जा रही है भारत की। क्यों? क्योंकि हम औकात से ज्यादा उसमें प्रोडक्शन करा रहे हैं, जिसकी जितनी औकात में उससे भी ज्यादा काम ले रहे हैं। भाई एक इंसान की औकात है 10 बोझ ढोने की, और हम उसे 50 बोझ ढलवाएंगे तो क्या होगा? वो इंसान जो चलना था, जिस इंसान को चलना था 50 साल, वो 30 साल में ही निपट जाएगा। तो वही भूमि का भी वही है ना भाई। भूमि भी तो एक प्रकार से जीवित चीज है ना, वो भी तो, उसकी भी तो अपनी एक लिमिट है, और लिमिट से ज्यादा किसी से भी कोई भी काम कराया जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि भारत में किस किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी।
अधिकांश भागों में वर्षा में खरीफ और रबी की दो फसलें उगाई जाती थी। खरीफ समझते हो ना, खरीफ क्या होती है? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, लगाई जाती है, उसे खरीफ की फसल बोलते हैं। और जो शीत ऋतु में बोई और लगाई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। अभी जो फसल गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। मटर कौन सी फसल है? रबी की फसल है। सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। समझ में आई बात? और आपका चावल कौन सी फसल है? आपका चावल खरीफ की फसल है। मकई खरीफ की फसल है। समझ में आई बात? तो ये याद रखना है, ये 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं कि कौन सी फसल को क्या। और खरीफ की फसल कौन सी किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। ये भी याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अरे भैया आपने तो बताया नहीं था 1 नंबर मेरे चले गए, आप बता देते तो मेरे नंबर आ जाते। सुनो आगे फिर। खरीफ पतझड़ के मौसम और रबी वसंत की फसल थी। जहां वर्षा अधिक होती थी वहां सिंचाई के साधन विद्यमान थे। वहां वर्षा में 3-3 फसलें भी उगाई जाती थी, किंतु सूखे और बंजर क्षेत्रों में वर्षा में एक फसल भी नहीं उगाई जा सकती थी। खेती का प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य का पेट भरना था, इसीलिए दैनिक आहार की खेती पर विशेष बल दिया जाता था। देखो, खेती का प्रमुख उद्देश्य था लोगों का पेट भरना, तो उसी हिसाब से खेती की जाती थी। आपके मुगलकालीन समाज में खेती का मूल उद्देश्य था लोगों का पेट भरना। फिर दूसरा फैक्टर था क्या? कमाना। प्राइमरी फैक्टर क्या था? पेट की आग को बुझाने के लिए खेती करना, और जब उससे अधिक हो जाए तो फिर उसे बाजार के लिए ले जाना। ये था आपका दूसरा उद्देश्य। दैनिक आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों को सबसे ज्यादा उगाया जाता था। जिन क्षेत्रों में 40 इंच अथवा अधिक वर्षा होती थी वहां चावल की खेती अधिक की जाती थी। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं उगाया जाता था, और जहां वर्षा बहुत कम होती थी वहां ज्वार, बाजरे जैसी फसलें की जाती थी। तो सबसे कम पानी पीने वाली फसलें कौन सी है? ज्वार और बाजरा। उसके बाद गेहूं, और सबसे ज्यादा पानी कौन पीती है? आपका चावल। चावल किसे किसे पसंद है? हाथ खड़ा करो ढंग से। तो चावल वो फसल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। ज्वार और बाजरा वो फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है। आज के टाइम पे तो ज्वार बाजरे को कोई जानता भी नहीं ढंग से। खाए हो कभी ज्वार बाजरा? बाजरे की रोटी खाता हूं। बाजरे की रोटी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत ज्यादा फाइबर होता है उसमें। ठीक है, आगे सुनो। यह सत्य है कि दैनिक आहार से संबंधित खाद्यान्नों की खेती पर विशेष बल दिया जाता था, किंतु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि मध्यकालीन कृषि उत्पादन केवल गुजारे के लिए किया जाने वाला उत्पादन था। ये सत्य है कि प्राथमिक तौर पर पेट की आग को बुझाने के लिए खेती की जाती थी, पर यह भी सत्य है कि खेती सिर्फ पेट बुझाने के लिए ही नहीं की जाती थी, और पैसे भी कमाए जाते थे खेती करके। और भी अन्य फसलें भी उगाई जाती थी, और भी अन्य फसलें उगाई जाती थी जिनके माध्यम से मोटा पैसा कमाया जाता था। सुनना कौन सी है वो? गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा और चावल जैसी दैनिक आहार की फसलों के अतिरिक्त गन्ना, कपास, अफीम, नील, तिलहन, पोस्त आदि इस काल की महत्वपूर्ण फसलें थी। इन फसलों को जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसल कहा जाता था। इस शब्द का प्रयोग हमने तत्कालीन स्रोतों में अनेक अर्थों में अनेक स्थानों पर मिलता है। जिनसे कामिल के अंतर्गत आने वाली फसलों से राज्य को कर अधिक मिलता था। अंततः राज्य द्वारा इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता था। ये वो फसलें हैं जिन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप, जिनको सीधे मार्केट में बेचकर पैसा कमाया जाता है। कौन कौन सी? आपका इसमें आता है आपका गन्ना, कपास, अफीम, नील, तिलहन, पोस्त। तिलहन मतलब तेल देने वाली फसलें, जिनसे तेल निकलता है, उनको तिलहन की फसलें कहा जाता है। समझ में आई बात? जैसे आपका सूरजमुखी का नाम सुने? सूरजमुखी का फूल देखेगा भी? तो सूरजमुखी ग्रीष्म ऋतु में होता है, प्रॉपर ग्रीष्म।
उसकी खेती मार्च से जून के बीच में खत्म। मार्च से जून इतना ही समय होता है उसका, मार्च से जून इतने में ही उसकी फसल कट कुट के खत्म। और आपने पिपरमिंट का नाम सुना? पिपरमिंट तेल बनता है, हाँ तुम तो जानते हो, ठीक है। पिपरमिंट की भी खेती इसी टाइम में होती है, मार्च से लेकर जून तक उसका भी खत्म। तो ये सारी तिलहन की फसलें हैं। और आपका सरसों है, आपका सरसों भी, सरसों का तेल निकलता है आपके, और क्या, तिल का भी तेल होता है ना। नारियल है, नारियल तो अलग चीज हो गया, नारियल की खेती नहीं होती, वो तो पेड़ होते हैं, बाग होते हैं उसके। नारियल के क्या होते हैं? बाग। वो भी कृषि काम का में ही आता है। देखो कृषि काम में कौन कौन सी चीजें आती है ये जानना। पहली बात तो किसानी है ना, प्रॉपर किसानी जो होगी, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन, ये सारे के सारे। और आपका आजकल मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन भी, और फूल की खेती करना भी आता है। ये सारे के सारे कृषि काम होते हैं, ठीक है। आगे सुनो। तो इनको कैश क्रॉप्स को भी उगाया, और इनको क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल। क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल। ये अरबी शब्द है, फारसी शब्द है या अरबी है, ठीक है, ऐसी है। इन फसलों को नगदी फसलों के नाम से जाना जाता था। तिलहन, सरसों, तिल आदि और दलहन, विभिन्न प्रकार की दालें भी नगदी फसलों के अंतर्गत आते थे। कपास एवं गन्ने जैसी फसलों को महत्वपूर्ण जिनसे कामिल माना जाता था। मध्य भारत और दक्कनी पठार में कपास का उत्पादन व्यापक रूप से किया जाता था। आईने अकबरी से पता चलता है कि मुगल प्रांत आगरा में रबी और खरीफ में 39 प्रकार की, रबी और खरीफ में कितनी? 39 प्रकार की फसलों को उगाया जाता था। दिल्ली सूबे में रबी की 17 और खरीफ की 26 फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी राजस्थान के एक गांव के 1796 ईस्वी के राजस्व रिकॉर्ड से पता चलता है कि खरीफ के मौसम में 38 में से 9 किसान 5 से अधिक फसलों को उगाते थे। इस प्रकार मध्यकालीन खेती को केवल गुजारे की खेती कहना उचित प्रतीत नहीं होता। एक औसत किसान के द्वारा दैनिक आहार से जुड़े खाद्यान्नों की भी खेती की जाती थी और व्यापारिक उत्पादनों की भी 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू और मक्का की खेती भी की जाने लगी थी। इतिहासकारों के विचारानुसार तंबाकू का प्रचलन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ, किंतु इसका उत्पादन जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में तंबाकू की खेती पश्चिमी तट पर प्रारंभ की गई, किंतु आगामी 50 वर्षों में इसका प्रसार साम्राज्य के अनेक भागों में भी हो गया। तंबाकू की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मांग के कारण किसान उत्साह पूर्वक इसकी खेती करने लगे। सूरत के समीपवर्ती क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन विशाल मात्रा में किया जाता था। गन्ना इस काल की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल थी, जिसका उत्पादन आगरा से लेकर लाहौर तक के सभी क्षेत्रों में बहुतायत से किया जाता था। 17वीं, देखो जब लाहौर कहूं ना तो उस समय का पंजाब है, वो लाहौर तक पंजाब है, समझ में आई बात। ये जो यहां से पंजाब स्टार्ट होता था उस समय, हरियाणा से लेकर लाहौर तक ये पूरा का पूरा पंजाबी एरिया कहलाता था उस समय का, समझ में आई बात। 15 अगस्त 1947 से पहले तक पंजाब वहां तक था, लाहौर पंजाब का पार्ट था, समझ में आई बात। लाहौर कहां का पार्ट था? पंजाब का पार्ट था, पंजाब रियासत का पार्ट था, ठीक है। तो प्रमुख तौर पर गन्ना प्रमुख व्यवसायिक या नगदी फसल कहलाती थी। तो ये बात कदापि नहीं थी कि आपके मुगल काल में किसान सिर्फ गुजारे के लिए खेती करते थे, ये कदापि सत्य बात नहीं थी। किसान दोनों तरीके की खेती करते थे, अपने पेट को भी और अपनी जेब को, दोनों को ध्यान में रखकर वो खेती करते थे। तो अगर प्रश्न आता है इस पर कि क्या मुगल कालीन कृषि समाज सिर्फ
गुजारे की खेती करता था या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी खेती करता था? तो इसका उत्तर ये लिखना है आपको कि जी हाँ, मुगल कालीन समाज सिर्फ गुजारे की खेती नहीं अपितु वो व्यावसायिक खेती भी करता था, जिसमें इन फसलों के नाम आपको लिखने, जिसमें आपका आ गया गन्ना, कपास, तिलहन, अफीम, तंबाकू, इन सारी चीजों को आप लिखेंगे और इनको क्या कहते हैं? नगदी फसल, या और इंग्लिश में कैश क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। और प्रमुख रूप से दो प्रकार की फसलें, दो ऋतुओं में प्रमुख रूप से फसलें उगाई जाती थी, एक है रबी और एक है खरीफ। खरीफ कौन सी है? खरीफ वर्षा ऋतु की है और रबी आपकी शीतकालीन कृषि है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। केसर की भी क्या कैश क्रॉप है? क्या? केसर। हाँ, केसर भी। केसर तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वो तो औकात से बाहर होती है लोगों के, उसकी बात ही मत करो। और वो सिर्फ एक क्लाइमेट में होता है, वो कश्मीर का क्लाइमेट होता है बस, और कहीं नहीं होता उसका। ठीक है। 17वीं शताब्दी में बरार, बगला, औरंगाबाद और कोंकण में भी गन्ना उगाया जाने लगा था। औरंगाबाद का काला गन्ना विशेष रूप से प्रसिद्ध था। बंगाल रेशम के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि 15वीं शताब्दी से पहले बंगाल में रेशम की खेती नहीं होती थी, किंतु 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी खेती विस्तृत रूप से की जाने लगी। आसम, कश्मीर एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी रेशम का पर्याप्त उत्पादन किया जाता था। रेशम के धागे का उत्पादन शहतूत के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से किया जाता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, लौंग आदि का भी उत्पादन किया जाता था। मालाबार, कनारा, कालीकट और कोचीन में उत्तम कोटि की काली मिर्च उगाई जाती थी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि काली मिर्च इस काल के निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी। बीजापुर इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। केसर, अफीम एवं भांग आदि की भी खेती की जाती थी। तो अब आप जान लीजिए कि उस समय खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं की जाती थी, उस समय खेती कमाई के लिए भी की जाती थी, क्योंकि उस समय खेती ही भारत की कमाई का सबसे बड़ा माध्यम था। भारत इलायची, लौंग, काली मिर्च को दुनिया में बेचता था। भारत इन्हीं चीजों से क्या बना था? सोने की चिड़िया बना था। समझ में? इन्हीं चीजों को, खाने पीने की चीजें ही बेचकर भारत सोने की चिड़िया बना हुआ था, और कुछ नहीं। ये याद रखना है मस्तिष्क में, भूलना नहीं है कि भूल जाओ पेपर के वक्त कि भैया क्या लिखना था, हम तो भूल गए। ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? आपको याद रखना है कि भारत किस प्रकार की फसलें उगाता था, भारत किस प्रकार की फसलें उगाता था और भारत की फसलों का मूल उद्देश्य क्या होता था। समझ में बात? तो इसका मतलब है कि भारत की किसानी सिर्फ गुजारे की किसानी नहीं थी, मध्यकाल की भारत की किसानी व्यवसायिक किसानी थी। मध्यकालीन समाज की भारत की किसानी सिर्फ गुजारे की किसानी नहीं थी। मध्यकालीन समाज की भारत की किसानी कमाई की भी किसानी थी, और भारत में किसानी के बहुत सारे उत्पाद उगाए जाते थे, जिनमें आपकी जरूरत की, घरेलू जरूरत की भी चीजें थी और व्यावसायिक जरूरत की भी चीजें थी। समझ रहे? फसलें, सभी प्रकार की फसलें भारत उगाता था अपने खेतों में। शाक सब्जियों एवं फलों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। इतिहासकारों के विचार अनुसार 17वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न भागों से आने वाली अनेक नई फसलों की खेती भारत में की जाने लगी थी। उदाहरण के लिए मक्का अफ्रीका और स्पेन से भारत पहुंची और 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण फसल बन गई। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां तथा अनानास और पपीता जैसे फल नई दुनिया से भारत आए। नई दुनिया का मतलब जानते हो कि नहीं जानते?
उस समय नई दुनिया किसको कहा जाता था? आपके अमेरिका को कहा जाता, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को उस समय नई दुनिया कहा जाता था। तो ये फसल वहां से आया। आलू हमारे देश का नहीं है, और देखो आलू आज हमारे देश में किस प्रकार से रच बस गया है कि बिना आलू के कोई सब्जी ही नहीं बनती। बिना आलू के किसी सब्जी की हम कल्पना तक नहीं कर पाते। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है और बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक। समझ में? भिंडी लौकी इनके साथ। अरे तो कुछ चीजें तो अपने आप में ही है ना पूर्ण। करेला है, उदाहरण देते चलो, करेला भी है उसमें। डालने में डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? आलू को डाल सकते हैं। तुम खाता आलू में भिंडी? अगर खाने खा सकते हैं। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। मध्यकाल में बागवानी में महत्वपूर्ण विकास हुआ। मुगल अमीरों के बागों में आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि की उत्तम किस्मों को उगाया जाता है। तो बागवानी का भी कल्चर मुगल कालीन समाज में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मुगल कालीन समाज में आपकी बागवानी का कल्चर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। अब आते हैं मुगल का ग्रामीण समुदाय को समझते हैं। अब मुगल समाज में ग्रामीण समुदाय कैसे रहता था, उनकी क्या जीवनचर्या थी। अब मतलब हम गांव के लोगों के रहन सहन के तरीकों को चल रहे हैं समझने, जाति व्यवस्था को चल रहे हैं समझने कि मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी, लोगों में किस प्रकार के रिश्ते थे, लोग किस प्रकार से आपस में रहा करते थे। अब हम चल रहे हैं ग्रामीण समाज को समझने, मध्यकालीन। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, देश की बहुसंख्य जनता कृषि से जुड़ी हुई थी और ग्रामों में निवास करती थी। यद्यपि भूमि पर किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, किंतु सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से सभी एक सामूहिक ग्राम समुदाय का भाग होते थे। खेतीहर किसान पंचायत और ग्राम का मुखिया, जिसे मुकद्दम अथवा मंडल कहा जाता था, ग्रामीण समुदाय के 3 महत्वपूर्ण घटक थे। आपका परिवार, आपका गांव और आपका समाज, इन 3 भागों में आपके गांव बटे हुए थे। जैसे आज भी है, आज भी अलग नहीं है, आज भी ऐसा ही है। आपका परिवार, फिर आपकी जाति का गांव, फिर उसके बाद पूरा गांव। आज भी ऐसा ही। आप गांव में जाओगे तो आपको टोले दिखाई पड़ेंगे। ये यादवों का टोला है, ये इनका टोला है, ये ठाकुरों का टोला है, ये पंडितों का टोला है, ये कुम्हारों का टोला है, ये इनका टोला है। तो इस प्रकार से सभी टोलों को मिलाकर पूरा गांव बनता था और उस पूरे गांव का एक मुखिया होता था। ऐसा ही था ना, आज भी ऐसा ही है। गांव चले जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ है। गांव में आज भी लोग इसी प्रकार से रहते हैं। एक पूरा समुदाय, एक समुदाय पूरा एक जगह रहता होगा, एक जाति के लोग एक जगह, दूसरी जाति के लोग एक जगह, तीसरी जाति के लोग एक जगह, ऐसे थे। तो आज भी वही है। तो वैसे ही मध्यकाल में भी था। ये नई चीजें नहीं है, ये हम पीछे से ही लेगेसी वाइज लेकर चले आ रहे हैं। जनपद काल से ही हम ये लेकर चल रहे हैं। जनपद का निर्माण ही जाति के आधार पर हुआ है। जनपदों का निर्माण क्या था? जाति। और जब वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए तो उसमें बहुत सी जातियां मिल गई, तो वो महाजनपद बन गए, वो शहर बन गए। शहर में आपको जातियों के आधार पर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जातियों के आधार पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा तो किस आधार पर मिलेगा? धर्म के आधार पर। यहाँ पर धर्म के आधार कि इस धर्म के लोगों की बहुलता इस क्षेत्र में है, इस धर्म के लोगों की बहुलता इस क्षेत्र में। समझ में बात? जैसे चांदनी चौक के जामा मस्जिद एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको मुस्लिम समाज की बहुलता मिल जाएगी। आप जैन मंदिर के आप चांदनी चौक की तरफ जाएंगे तो उधर आपको जैनियों की बहुलता मिल जाएगी, जैनियों और सिखों की बहुलता मिल जाएगी। तो इस तरह से आप तो उसी तरीके से गांव भी था हमारा। तो गांव में भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं थी। अब चल रहे हैं ग्रामीण समाज को बहुत विस्तार से समझने। कृषि समाज और सामाजिक आर्थिक संबंधों के निर्धारण में जाति की भूमिका, यह हमेशा से रही है।
देखो, हम कहें या ना कहें, भारत की हकीकत है जाति, और जो साली जाति ही नहीं है, ना जाएगी कभी। भारत की हकीकत है जाति, और जाति के आधार पर हमारे देश में आर्थिक कामों को बांटा गया है। देखो, स्टार्ट अलग दृष्टिकोण से हुआ था, और आते आते इसने अपना एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया था। पहले जातियों का निर्धारण आपके काम के आधार पर, पहले जातियां नहीं थी, पहले वर्ण थे। पहले क्या थे? वर्ण थे। और वर्णों का निर्धारण किस आधार पर होता था? आपके कर्मों के आधार पर होता था। पहले जातियां नहीं थी भारत में। आप अगर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वैदिक काल में जातियां नहीं थी, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। और वैदिक काल से जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब आती हैं आपकी जातियां, और इन जातियों का निर्धारण हो जाता है आपका जन्म। पहले ये जातियां निर्धारित किस आधार पर होती थी? आपके कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका निर्धारण आपका जन्म करने लगा कि आप जिस वर्ण, आपके पिता जिस वर्ण के होंगे, आपका वर्ण भी वही निर्धारित हो जाएगा, आपका काम वही हो जाएगा। समझ में आई बात? आपने अपनी मर्जी से तो मौर्य अपने नाम के आगे नहीं, पीछे नहीं लगाया है ना, है ना? मयंक मौर्य, मौर्य आपको क्यों मिला है? क्योंकि आप उनके घर में पैदा हुए, आपके पिताजी वो थे तो आप भी वही हो गए, है ना? जैसे चौहान साहब, तो इनको चौहान कहां से मिल गया? परिवार के नाम से। अब मेरा नाम है तो मैंने तो कोई योगदान नहीं दिया है ना इसमें, मुझे मेरी फैमिली लेगेसी मिली है कि मेरे परिवार का सरनेम ये है तो मैंने भी वो अडॉप्ट कर लिया है। समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं। अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये नाम मुझे तब मिलेगा जब मैं उस प्रकार का काम करूंगा। अगर मैं उस प्रकार का काम नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? जो आज के टाइम पे आप पंडित के घर में पैदा हो रहे हो तो आप पंडित हो पहले से, चाहे आपको आए, आपको एक अक्षर भी ना आए फिर भी आप पंडित हो, आप अंगूठा छाप हो फिर भी आप पंडित हो, और आपका काम फिक्स है कि आप मंदिर में किसी ना किसी प्रकार से काम करेंगे। समझ गए बात? आप मंदिर में किसी ना किसी प्रकार से संलग्न हो जाएंगे। और जैसे यादवों का पुश्तैनी काम माना जाता है कि गाय भैंस इनका काम है ना? हमारा काम व्यवसाय है, व्यवसाय। समझ में आई बात? तो ये भारत के समाज की जातियों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भारत के समाज की जातियों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, और भारतीय समाज का उसके साथ उनकी आर्थिक गतिविधियों का भी बहुत ज्यादा संबंध है। जैसे इस शब्द का प्रयोग करने पर मनाही है, परंतु मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आज के टाइम पर देखो, चमार शब्द आप सबने सुना होगा। चमार शब्द, चमार शब्द जो है एक जाति समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? वो क्या काम करते हैं? वो चमड़ा निकालने का काम करते हैं, और वो चमड़े से जूता बनाने का काम करते हैं। समझ में आई बात? तो उस काम को और उनके काम के साथ उनकी जाति को जोड़ दिया गया है। देख लो आप, तो समाज, अब आप जान लो जाति का और आपकी आर्थिक गतिविधियों का एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़ाव है। आपके समाज में जातियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आपने कहीं देखा है किसी पंडित की बेटी का चमार के साथ विवाह होता हुआ? तो अब आप जान लो कि जातियां कितनी बड़ी भूमिका निभाती। आपने ये तो कभी नहीं देखा होगा कि पंडित जी चमड़े की बेल्ट ना लगाते हो? लगाते हैं ना? लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं भाई? जहां पैसा आएगा, आपने ये भी देखा होगा कि पंडित जी दक्षिणा तो किसी के भी घर से ले लेते हैं, लेकिन उसके हाथ का खाना नहीं खाते। पर अगर वो कच्ची फसल दे रहा है तो कच्ची फसल ले लेंगे, चावल ले लेंगे, लेकिन पका हुआ चावल नहीं खाएंगे उसके हाथ का। कच्चा चावल ले लेंगे लेकिन पक्का चावल नहीं खाएंगे। अपने खेत में उससे काम करवा लेंगे उसके हाथ पर उसको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। अब ये समझो आप,
आर्थिक समाज का और जाति के साथ जहां पैसा आ जाता है ना, वहां लोग जातियां भूल जाते हैं, लेकिन जहां समाज आ जाता है वहां जाति प्रथम स्तर पे आ जाती है और सारी चीजें नीचे चली जाती है। जब आप अपने समाज में लौटते हैं तो आप जाति को बहुत सुप्रीम स्तर पर मानने लगते हैं, और जब आप काम धंधे में बैठे रहते हैं तब आप जाति नहीं देखते। जाति देख के चीजें बेचते हैं, जाति देख के चीजें बेचते हैं। देखो, दिल्ली के बच्चों को ज्यादा जाति समझ में नहीं आती, क्योंकि यहां पर जातिवाद उस स्तर का नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप गांव में चले जाओगे तो आपको जातिवाद की पूर्ण हकीकत समझ में आ जाएगी। आपको जातिवाद की पूर्ण हकीकत समझ में आएगी कि यस, दिस इज अ कास्टिज्म, और ये कितनी बुरी तरीके से भारत में समाया हुआ है, कितनी बुरी तरीके से, और इसने कितना भारत के विकास को बाधित किया है। आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे, आप इस बात को समझ जाएंगे। अभी चलते हैं मध्यकाल में, समझते हैं कि जातियों का और आर्थिक क्रियाकलापों का किस प्रकार से संबंध था। ठीक है, चल रहे हैं। कठोर जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब जाति व्यवस्था का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता था कि जिस काम के लिए जिसको नियुक्त कर दिया गया है, जिस जाति का जो काम निर्धारित कर दिया गया है, अगर वो उस काम के अतिरिक्त किसी काम को अंजाम देता है तो उसको सीधे मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा, और उसके अलावा कोई दंड नहीं। अगर गलती से ने जिसको सफाई का काम दिया गया, अगर वो उसने पढ़ने लिखने का काम करना प्रारंभ किया ना, तो उसे फिर सिर्फ दंड मिलेगा, सिर्फ मृत्यु दंड। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है तो नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते। तो अब बताओ, आरक्षण आज के समय कैसे गलत है भाई? जिनको आपने 2000 साल तक, जिनको आपने किताब कलम उठाने तक नहीं दिया, और आप उनके 70 साल में कलम उठाते मानी दुख गए, आप पर पहाड़ टूट गया, आप पर पहाड़ टूट गया। मैं उन जातियों का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं आपको बताता कि इन जातियों को कभी एक लंबे समय तक कलम उठाने, किताब छूने तक की आजादी नहीं थी। इनको किताब छूने पर भी दंड दिया जाता था, इनको कपड़े पहनने पर भी कर अदा करना पड़ता था। समझ में नहीं बात? कर अदा करना पड़ता था अपना शरीर ढकने के लिए। महिलाओं को अपना ऊपरी शरीर ढकने के लिए कर देना पड़ता था। यही भारतीय समाज है, और इस भारतीय समाज में जाति बहुत कठोरता से पालन करी जाती है, बहुत ही कठोरता से। देखो, जिसने इस चीज को झेला नहीं है उसको नहीं पता, जिसने झेला है उसको पता है भाई। और जिन लोगों ने इस देश का संविधान लिखा है ना, वो लोग इस बात को बखूबी जानते थे कि कितने लंबे समय तक जाति के आधार पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है भारत का। जाति के आधार पर कुछ लोगों के साथ कितनी बड़ी जाति हुई है, वो इस बात को बखूबी जानते थे, इसीलिए उन्होंने संविधान में ये सारे प्रावधान करे हैं। अभी चलो सुनो। समाज अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभाजित था, जिनकी संख्या 2000 से भी अधिक थी। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों से घृणा करते थे, अंडरलाइन कर लेना। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के लोगों से घृणा करते थे तथा उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। निम्न जातियों के लोग विशेषतः शूद्र, जिनकी संख्या कुल हिंदू जनसंख्या का लगभग 20% थी। सवर्ण अर्थात उच्च जातियां हिंदुओं द्वारा अछूत समझे सवर्ण अर्थात उच्च जातियां हिंदुओं द्वारा अछूत समझे जाते थे। व्यवसाय जाति के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। स्वाभाविक रूप से कृषि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के निर्धारण में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। जाति जैसे अन्य भेदभाव ने खेतीहर किसानों को अनेक भागों में विभक्त कर दिया था। यद्यपि कृषि योग्य भूमि का अभाव नहीं था, तथापि कुछ जातियों के, अंडरलाइन कर लो, कुछ जातियों के लोगों से केवल निम्न समझे जाने वाले कार्य ही करवाए जाते थे।
उदाहरण के लिए खेतों की जुताई का कार्य अधिकांशतः ऐसे लोगों से करवाया जाता था जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा निम्न समझे जाने वाले कार्यों को करते थे अथवा खेतों में मजदूरी करते थे। जाति संस्था के निर्धारण के कारण उनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं होते थे। परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय के एक विशाल भाग का निर्माण करने वाले ये लोग विवशता पूर्वक दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। उच्च जातियां हिंदू शूद्रों से घृणा करते थे और उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक मेलजोल नहीं रखते थे। खेती की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें खेती की जमीन से वंचित रखा जाता था, जिससे कि उनकी दयनीय दशा बनी रहे, सदैव वो गरीब बने रहे और वो अमीर लोगों की गुलामी करने के लिए मजबूर बने रहे। और ये करने वाले कौन थे? बड़ी जाति के, जो अपने आप को बहुत एलीट समझते थे, बहुत बड़े समझते थे। वो लोग ये शोषण करते थे गरीब लोगों के साथ। वो लोग ये शोषण करते थे गरीब लोगों के साथ। समझ में आई बात? जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर ये इनके पास खुद की जमीन आ जाएगी तो ये फिर हमारी जमीन पर कैसे मजदूरी करेंगे, क्यों करेंगे ये मजदूरी? समझ में आई बात? इसलिए उनको जमीन का मालिकाना अधिकार ही नहीं दिया जाता था, जिससे कि सदैव वो उनकी मजदूरी करते रहे, सदैव वो उनकी मजदूरी करते रहे, उनके लिए मुफ्त में काम करते रहे, खटते रहे, फिर भी उनको दरिद्रता का मतलब गरीबी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। काम वो करते थे, फसल वो काटते थे, फसल वो उगाते थे, लेकिन फसल का मुनाफा सारे बड़े लोग खाते थे, बड़ी जातियां खाती थी। छोटी जातियों को कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं, जीरो, नील मिलता था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी बात है। आपके ये स्टार्ट हो गया था आपके उत्तर वैदिक काल से, और ये मध्यकाल उत्तर वैदिक काल से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। निम्न जातियां हिंदुओं के समान निम्न जातीय मुसलमानों को भी गरीबी और तंगहाली का जीवन जीना पड़ता था। जिस प्रकार से हिंदुओं में निम्न और उच्च जातियां थी, उसी प्रकार से मुसलमानों में भी निम्न और उच्च मुसलमान थे। जैसे हिंदू में उच्च हिंदू, निम्न हिंदू, वैसे ही उच्च मुसलमान, निम्न मुसलमान वहां पर भी थे। और जिस प्रकार से हिंदू निम्न जाति के लोगों की दशा थी, वही आपके मुसलमानों के निम्न जाति के लोगों की दशा थी। देखो, पहली बात मैं बता देता हूं आपको, भारत में जितने भी लोग मुसलमान बने हैं वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आकर मुसलमान नहीं बना है हिंदुस्तान में। जो हिंदू यहाँ के थे, जिनको हिंदू धर्म में प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी, उन्हीं लोगों ने मुसलमान धर्म की तरफ अपने आप को अग्रसर कर लिया। और जिन बड़ी जाति के जो मुसलमान थे वो भी यहीं के थे, और उन्होंने अपने आर्थिक स्टेटस को और बढ़ाने के लिए मुसलमान राजाओं के समय काल में इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे कि उनका सत्ता पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण बढ़ सके। तो सेम हिंदू एक भारत ही है जहां मुसलमानों में जातियां हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी वही स्टेटस है और आपके बांग्लादेश में भी वही स्टेटस है, क्योंकि ये दोनों हिंदुस्तान का ही पार्ट है, ये अलग नहीं है। भारत के मुसलमानों में ही जातियां हैं और कहीं के मुसलमानों में जातियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो अगर मैं कह रहा हूं कि मध्यकाल का हिंदू जो उच्च वर्ण का हिंदू बहुत अमीर था और निम्न वर्ण का हिंदू बहुत गरीब था, तो सेम है कि उच्च वर्ण का मुसलमान बहुत अमीर था और निम्न वर्ण का मुसलमान उसी दशा में था जिस प्रकार से हिंदू था। समझ रहे? वो भी शोषण, आपके शोषण, अशिक्षा का शिकार। मुसलमान तो आज भी अशिक्षित है, आप उनकी बस्तियों में चले जाओ तो गंदगी भरी पड़ी है, और जब तक वो गंदगी से नहीं निकलेंगे तब तक उनका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप
जब तक गंदगी को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक आपके इस भेजे में ज्ञान घुसेगा ही नहीं। ज्ञान तभी घुसेगा जब आप गंदगी से बाहर निकलेंगे। गंदगी से बाहर निकलेंगे तभी आपके इस भेजे में ज्ञान जाएगा। समझ आई बात? बिना गंदगी से बाहर निकले आपके भेजे में ज्ञान जा ही नहीं सकता। आगे सुनिए। वे ना तो कहाँ गए थे? वे ना तो उच्च जातीय मुसलमानों की बस्तियों में रह सकते थे और ना उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते थे। उदाहरण के लिए मुस्लिम समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों को, हलाल खुरान मतलब जो चमड़ा वमड़ा ये सारा गंदगी भरा काम होता था, ये नीची जाति के मुसलमानों को करना पड़ता था। जैसे हिंदुओं में चमड़े से संबंधित ये सारे हमारी एक हमने स्पेसिफिक जाति बना दी थी, ये करेंगे, और हमने सफाई के काम को एक जाति को सौंप दिए थे, वो करेंगे। उसी प्रकार से इनमें भी था। मुसलमानों, भैया मैंने बताया ना आपको, हिंदू लोग ही मुस्लिम बने थे, तो जिस प्रकार से हिंदू जाति में स्टेटस था वही स्टेटस वहां भी स्टैब्लिश हो गया। आप मुसलमान बन गए तो आपका स्टेटस नहीं चेंज हुआ, आपने सिर्फ धर्म बदला है, अपनी स्थिति नहीं बदली है। समझ में आई बात? आपने धर्म बदला है, सिर्फ अपनी स्थिति नहीं बदली है, और ना आपकी स्थिति बदलने दी जाएगी है। क्योंकि जो मुसलमान में बड़ी जातियां बनी हैं वो भी तो हिंदू जातियों में बड़ी जाति के लोग थे ना, तो वो आपको कैसे अपने से ऊपर उठने देंगे? उठने देगा? कदापि नहीं। समझ रहे बात? भाई कंपटीशन का जमाना है ना, कोई किसी को अपने से आगे निकलने देगा? कभी नहीं निकलने देगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो ही सबसे आगे रहे, वो व्यक्ति सबसे आगे रहे। आपको टीम इंडिया में जो 11 प्लेयर दिखते हैं वो सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट है, और जो बेंच में बैठे हैं वो और सबसे बेस्ट है, तभी तो वहां तक है ना। ऐसा तो नहीं है कि यही सिर्फ, इसका मतलब कंपटीशन कितने बड़े स्तर पर है, कितना बड़ा स्तर है कंपटीशन का। यूपीएससी में देख लो आप, 2 लाख लोग पेपर देते हैं, सिर्फ सिलेक्ट होते हैं 1000 लोग। कितना बड़ा कंपटीशन है, कितना बड़े स्तर पर कंपटीशन है, आप ही देखो कितने बड़े स्तर का कंपटीशन है। तो ये हर जगह कंपटीशन है, कोई आपको अपने से आगे नहीं निकलने देगा अगर आप नहीं निकलना चाहेंगे तो। और उस समय तो जातियों का ऐसा जाल बुन दिया गया था कि चाह कर आप नहीं निकल सकते थे, आप चाह कर भी नहीं। और अगर आपने ज्यादा तू मैं की तो आपकी गर्दन को ही आपके सिर से अलग कर दिया जाता था, काम ही खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझ में आई बात? अगर किसी ने सोचा कि हम जातीय व्यवस्था का विद्रोह कर दें तो उसको सीधे उसका जीवन से ही विद्रोह कर दिया जाता था। खत्म कहानी, इतना सा पानी, खत्म कहानी। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां गए हम? सीमा इसी प्रकार उनकी स्थिति दासों से बेहतर नहीं थी। इसी प्रकार बिहार में मल्लाह ज़ादाओं को निम्न जातीय समझा जाता था, उनकी स्थिति दासों से बेहतर नहीं थी। निम्न जातियों से संबंधित लोगों, चाहे वे हिंदू थे अथवा मुसलमान, को ना तो समाज की समंती अथवा सामंती स्थान प्राप्त था और ना ही उनकी आर्थिक दशा अच्छी थी। ना उनको समान अधिकार प्राप्त थे और ना ही उनकी आर्थिक दशा अच्छी थी। गरीबी गुर्बत का जीवन जीने के लिए वो मजबूर थे, दोनों ही धर्मों में। क्योंकि दोनों ही धर्म, आपको मैं फिर से स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, भारत में जो लोग, जिन लोगों ने भी इस्लाम अपनाया है वो सारे के सारे भारतीय हिंदू थे। तो जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म में थे उसी प्रकार से वो मुस्लिम धर्म में भी गए। अगर वो हिंदू धर्म में उच्च जाति के थे तो वो मुस्लिम धर्म में भी उच्च जाति के बने। भाई कोई अपना स्टेटस थोड़ी ना डाउन करेगा, समझ में आई बात? अगर वो उच्च थे तो उच्च ही थे और निम्न थे तो निम्न ही थे। समझ में आई बात? अलग नहीं हुए, अपना स्टेटस चेंज नहीं होने दिया। समझ में आई बात? भाई धर्म चेंज किया तो स्टेटस बढ़ाने के लिए किया, धर्म गिराने के लिए तो किया नहीं था। कैसे करने देते? कैसे उनकी सोच बदल जाती?
धर्म ही तो बदला था ना, सोच तो नहीं बदली थी ना कि इनको प्रताड़ित करना छोड़ देंगे, हम इन गरीबों को हम गले से लगा लेंगे, जिनको हम छोटी सब जाति समझ रहे हैं उनको हम गले से लगा के उनके साथ उनको घर में बिठाएंगे, उनके साथ अपनी बेटियां ब्याहेंगे। ये कभी नहीं हुआ और ना होगा। भारत की सच्चाई है जाति व्यवस्था, और इस जाति व्यवस्था से हम कभी निकल नहीं सकते। समझ रहे हैं क्या हुआ? कुछ याद आ गया क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में जाति, गरीबी और सामाजिक स्तर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध था। उदाहरण के लिए यद्यपि ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न जातियों और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होता था, किंतु उसमें छोटे मोटे एवं नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को संभवतः कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का निर्धारण मुख्य रूप से जाति द्वारा ही किया जाता था। सारा का सारा कामों का विभाजन आपकी जातियां निर्धारित करती थी। जैसी आपकी जाति वैसा आपका काम। पंचायतों में भी निम्न जाति के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। निम्न जातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था आपकी पंचायती व्यवस्था में। उल्लेखनीय है कि कृषि समाज के मध्य वर्गों में स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में राजपूतों का उल्लेख किसानों के रूप में किया गया है। इस पुस्तक में जाटों को भी किसान बताया गया है, किंतु जाति व्यवस्था में उन्हें राजपूतों की अपेक्षा नीचा स्थान दिया गया था। इसी प्रकार आधुनिक उत्तर प्रदेश के वृंदावन क्षेत्र में रहने वाले गौरव समुदाय के लोग शताब्दियों से जमीन की जुताई का कार्य करते थे, किंतु 17वीं शताब्दी में उनके द्वारा राजपूत होने का दावा किया गया। पशुपालक तथा बागवानी के काम को करने वाले अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियों का सामाजिक स्तर भी उनकी आर्थिक उन्नति के साथ साथ उन्नत होने लगा। पूर्वी क्षेत्रों में सदगोप एवं गौवर्त जैसी पशुपालक और मछुआरी जातियां भी सामाजिक स्तर में ऊपर उठकर किसानों जैसी स्थिति को प्राप्त करने लगी। कुछ जातियों के पास तो अवसर थे कमाई के, तो उनकी कमाई बढ़ी, उनका सामाजिक स्तर बढ़ा। लेकिन कुछ जातियों को तो एकदम बांध दिया गया था कि तुम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, तुम कितना भी कमा लो, तुम बाहर निकल ही नहीं सकते, तुम्हें इसी जाति जाल में फंसा रहना है। तो कुछ जातियों को तो एकदम बांध दिया गया था कि तुम इससे बाहर निकलोगे ही नहीं। और कुछ जातियों के जिनके काम अच्छे थे, जिनके पास कमाई के अच्छे साधन थे, उनका कमाई के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती चली गई। लेकिन कुछ जातियों की ना कमाई सुधरी ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, क्योंकि उनके कामों को ऊंचे लोग नीच काम समझते थे, इसलिए उनको उतने ऊपर उठने ही नहीं दिया गया। समझ में आ गई बात? मैं जातियों के नाम ना बताऊं तब भी आपको पता चल रहा होगा किन जातियों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? ठीक है, अच्छी बात। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन कृषि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के निर्धारण में जाति का महत्वपूर्ण भाग था, किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मध्यम क्रम में आने वाली जातियों का सामाजिक स्तर उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होने के साथ साथ उन्नत होने लगता था। जो मिडिल जातियां थी उनकी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती थी, लेकिन जो निम्न जातियां कही जाती थी उनके पास तो कमाई के कोई साधन ही नहीं थे, तो उनकी जाति कभी ना उनकी जाति उनसे पीछे छूट सकती थी, ना उनकी गरीबी उनसे पीछे छूट सकती थी। संविधान आया तभी उनको ये आजादी मिल सकी, तब वो विकास कर पाए, नहीं तो उनकी स्थिति हमेशा वैसी ही बनी रहती। तो आप समझ गए ना कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का कितना बड़ा योगदान है। आपकी जैसी जाति होगी आपको वैसा काम मिलेगा। संविधान के आने से पहले, संविधान के आने के बाद तो चीजें बहुत सारी बदल गई, बहुत सी बदल गई। आज भी गांव में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी।
जिन जातियों को निम्न जातियां कहा जाता था, उन जातियों को आज भी खाट पे बैठने नहीं दिया जाता। उनके लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं, उनको अलग बर्तन से पानी पिलाया जाता है। वो अगर निमंत्रण होता है तो और लोग टेबल कुर्सी पे खाना खाते हैं तो उन लोगों को जमीन पे बिठा के खिलाया जाता है और उनसे उनके पत्तल खुद उठवाए जाते हैं। ये सब चीजें आपने देखा जरूर होगा। ये सारी की सारी चीजें, काम उनसे सब कराया जाएगा, पैसा भी उनसे लिया जाएगा, लेकिन उनको अपने किसी भी सामाजिक काम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।